हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन की। मोशन मतलब गति। गति आप अच्छे से जानते होंगे क्या होता होगा। देखिए, जीवन कहते हैं जीवन चलने का नाम। ठीक है, जीवन चलने का नाम मतलब आज हम इसी चीज़ को फिजिक्स के टर्म में समझेंगे कि मोशन कहते किसे हैं। कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसका क्या मतलब होता है, कोई चीज़ अगर चल रही होती है तो उसको हम फिजिक्स के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। तथा साथ ही साथ स्पीड, वेलोसिटी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन। अब देखिए, बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही पोजीशन में रह सकता है। वो पोजीशन या तो उसकी रेस्ट की होती है या तो उसके मोशन की होती है। इसके अलावा तीसरी कोई पोजीशन नहीं होती है। इन्हीं दो पोजीशनों में कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब रेस्ट में होने का मतलब क्या है? रेस्ट में होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के बढ़ने के साथ साथ चेंज ना करे, यानी वो जहाँ जहाँ पर रहे वहीं पर रुका रहे, तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉडी आपकी रेस्ट में है। ठीक है, अब इस बात को समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि अगर कोई आपका यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे t=1 सेकेंड, यानी पहले सेकेंड पे हमने इसको यहाँ पर देखा और टाइम बढ़ता गया, t=5 सेकेंड पे भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी ये वहीं पड़ा रहा है, तो इसी चीज़ को हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के चेंज होने के साथ साथ चेंज ना करे तो उसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं मोशन की। अब मोशन किसे कहते हैं? मोशन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। मोशन में हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज करता है तो उसको मोशन कहता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि जब जो भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो किसी के रिफरेंस में करना चाहिए। रिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई, सपोज़ करिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई गाड़ी है जो किसी रोड पे जा रही है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो अगर कोई आदमी खड़ा है तो और ये अपनी पोजीशन को, ये खड़ा है और ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये कार क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो खड़ा, वो रेस्ट में होना चाहिए, और जो जैसे ये कार, ये ऑब्जर्वर हो गया और ये कार क्या हो रही है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये कार क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ एक बात और आती है। सपोज जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में अगर ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, क्या वो मोशन में होते हैं? नहीं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन मूव कर रही है, तो वो ट्रेन और वो उसके अंदर बैठा आदमी, वो पूरे क्या करते हैं? उस आदमी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जब भी मोशन की बात आए तो उसमें आपको रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के आधार पे ही हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है कि नहीं मोशन कर रही है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर मान लीजिए दो कार हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, एक साथ एक रोड पे सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, तो इस कार में, ये एक कार है, एक कार और है, दोनों सेम वेलोसिटी से मान लीजिए जा रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से, तो ये दोनों ड्राइवर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? ये रेस्ट में होंगे। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति जो रोड पे खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे होंगे? दोनों कार क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मोशन समझ में आ गया होगा कि मोशन होने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है, एक ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है, तभी वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही होती है। तो लास्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन वो होता है जब कोई पोजीशन, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं। ठीक है, उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, अब इस मोशन के बाद हम बात करेंगे आपके कुछ इसमें टर्म्स आते हैं। जैसे आपको एक स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, डिस्टेंस आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। तो इसके पहले भी दो टर्म्स और आते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटीज़ को समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है,
उसको हम लोग कहते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए किसी का वजन है 60 केजी, किसी का वजन है 60 केजी, तो 60 है मैग्नीट्यूड, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 60 केजी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको किसी तरह के डायरेक्शन की बात नहीं की जाती। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियों में किसी तरह के डायरेक्शन की बात नहीं की जाती। अगर केवल आप उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं तो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट रहती हैं। तो ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अब इसके अंदर जैसे आपका आता है स्पीड आ जाता है, टाइम आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझिए कि ऐसे क्वांटिटीज़ जिसको, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे फोर्स। अब फोर्स कैसे होता है, फोर्स को समझ लीजिए। जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम जैसे अगर हम इस ब्लैक बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स सामने से लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें फोर्स नीचे से भी लग सकता है। तो कहने का मतलब कि इस पे फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये भी बताना पड़ता है कि फोर्स को किस डायरेक्शन से लगाया जा रहा है। तो जिस भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े और मैग्नीट्यूड के भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जो आपके मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, हम देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होती हैं चीज़ें। सीखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस क्या होता है आपका, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ को ट्रेवल कर रहा है, वो चाहे जिस भी रास्ते से जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसने जितना पूरा पाथ ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। सपोज करिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे करके ए से ऐसे ये बी पे गया, फिर बी से ये सी पे आया, सी से जो है डी पे आया, और डी से अगर ई पे पहुँचा, तो इसके द्वारा जो भी ये डिस्टेंस कवर किया गया, जो भी पाथ है ये कवर किया गया, इसी पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट द्वारा जो भी पाथ लेंथ कवर की जाती है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे इस फिगर में आपका ए और ई के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस फिगर को इस बात को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे सपोज करिए यहाँ कोई बालक है, ये पहले 3 किलोमीटर जाता है, फिर ऐसे 2 किलोमीटर जाता है, फिर ये जाता है 3 किलोमीटर, फिर ये जाता है 2 किलोमीटर, फिर ये जाता है 4 किलोमीटर, और फिर लास्ट में यहाँ जाके रुक जाता है। यहाँ पे आपको ये ए बी सी डी ई और एफ पे जाके वो रुक जाता है। ये आपका है 2 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, जो उसने कवर किया, 3 किलोमीटर, 5, 7, 7, 4, 11 to 13 किलोमीटर। इसकी जो फाइनल डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो जाएगी वो 13 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो ए और एफ के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ए और सी एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और उसके द्वारा टोटल पाथ कवर्ड को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि डिस्टेंस जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी तरह के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक है वो आपका है स्पीड एंड वेलोसिटी।
स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको समझ लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए आपका स्पीड क्या होता है, स्पीड को हिंदी में हम लोग चाल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड हो जाएगी। पर यूनिट टाइम का मतलब आपका 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड हो जाएगी। अब सपोज करिए इसका फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अगर डिस्टेंस की अगर यूनिट लिखी जाए तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है और टाइम की सेकेंड होती है, तो इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट पर सेकेंड में यानी पर आवर में या पर मिनट में जो भी डिस्टेंस कवर की जाएगी वो उसकी स्पीड होगी। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका कौन सी क्वांटिटी होती है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, ठीक। ये आपके स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। अब स्पीड में भी आपकी दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। यूनिफॉर्म स्पीड दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम डिस्टेंस में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल आर सेम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए समझिए ऐसे कि अगर कोई कार है और 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की 10 बजे से चलना शुरू की और 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर गई, फिर उसने 11 बजे ट्रैवलिंग स्टार्ट की, 12 बजे तक फिर उसने फिर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 घंटे में उसने जो है फिर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो इस तरह की स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे कि हर 1 घंटे में उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो सेम है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में उसके द्वारा जो ट्रैवल किया गया जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे अगर कोई पैसेंजर बस होती है तो वो चलना शुरू की, तो जैसे वो चली तो मान लीजिए 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, लेकिन अगले 1 घंटे में उसने सपोज किया कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर उसकी पहले घंटे के लिए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, लेकिन दूसरे घंटे के लिए उसकी जो स्पीड होगी वो 30 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरह की स्पीड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। अगर मान लीजिए कि कोई कार है, उसने पहले घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले जो है 1 घंटे में फिर उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर अगले किलोमीटर में 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो हर 1 घंटे में उसके द्वारा जो, अब यहाँ पर हम टोटल टाइम टेकन, इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि कोई कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तीसरे घंटे में मान लीजिए 20 किलोमीटर जाती है, तो इसके द्वारा इसका जो एवरेज स्पीड होगा क्या होगा, 40 + 30 + 20 अपॉन 3 क्यों होगी, क्योंकि टोटल आवर्स जो है 3 आवर है, तो 40 30 70 20 90 अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर इसकी फाइनल स्पीड होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। अब
इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 5/18, यानी अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेक करना हो, चेंज करना है, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें आपको कन्वर्जन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये 20 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने स्पीड पढ़ा, स्पीड के उसी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड पढ़ा। अब एक इसमें और रह जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका क्या मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो उसकी स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसी को हम लोग उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कार 1 घंटे से ट्रेवल कर रही है, तो उसके 25वें मिनट पे कितनी उसकी स्पीड थी, वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ठीक है, या 36वें सेकंड पे, या जिस भी पार्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड पूछी जाएगी, वही उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब स्पीड के बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए, वेलोसिटी को हिंदी में हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, वेग। अब इसमें अंतर क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में? दोनों का लगभग जो है मतलब सेम होता है, बस अंतर एक चीज़ का आता है कि स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं होती, जबकि वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशन बनता है वो इस तरह बनता है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना वो डिस्प्लेस हुआ है, कितना वो विस्थापित हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज करिए कि अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर बस डायरेक्शन का यूज़ हो जाएगा, बाकी सब स्पीड जैसा ही होगा, तो उसको हम लोग उसकी वेलोसिटी बोलेंगे। बस उसको स्पीड ना बोल के वेलोसिटी बोले जाएगा जब डायरेक्शन की बात आ जाएगी। कि कोई कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। और अगर डायरेक्शन की बात नहीं होती तो उसी चीज़ को स्पीड बोला जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बाकी डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम का सेकंड होता है, तो इसका भी बनेगा मीटर पर सेकंड, इसका भी आपका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब ये दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसमें भी आपको जो है इसके भी टर्म्स होते हैं आपके। वेलोसिटी में आपका जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म को समझ लीजिए, सेम डिफिनीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में, बस डायरेक्शन यूज़ होगा, इक्वल टाइम में इक्वल जो है डिस्प्लेसमेंट करे, तो उसको जो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और वही चीज़ नॉन यूनिफॉर्म कि इक्वल टाइम डिस्टेंस में जो है वो अनइक्वल जो है डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो इसका जो फार्मूला होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इस फार्मूले से हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर हो जाती है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी 60 हो गई। अब दोनों को ऐड करके हम उसकी जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि एवरेज आपका जो है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस यही होता है कि वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बाकी हर टर्म में उसमें आपका डिस्टेंस यूज़ होता है और इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है। ठीक है,